ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, ठीक है, क्या क्या हुआ था, इधर ध्यान दो। देखो, तो सबसे पहले सेल जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, और जिस प्रोसेस के द्वारा सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है उसका नाम इंटरफेज होता है, ठीक है। और जब सेल एक्चुअली डिवाइड कर रही होती है तो उसे एम फेज कहा जाता है। क्लियर है बात, दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इंटरफेज क्या होता है, जो पूरी कंप्लीट सेल साइकिल होती है उसका 95% होता है। कितना होता है? 95%। और एम फेज कितना होता है? 5% होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद इंटरफेस जो होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, G1, S और G2 में, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब क्या होता है? G0 नहीं, इसमें नहीं लिखते फेजेस में, ठीक है, अलग से बताते हैं उसे। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है किसके लिए? डिवीजन के लिए। तो कैसे प्रिपेयर करती है? तो G1 में सेल जो होती है अपने पहले RNA को बढ़ाती है, RNA बढ़ता है तो प्रोटीन बढ़ता है, और प्रोटीन बढ़ता है तो ATP बढ़ता है, और ATP बढ़ता है, यहाँ पे एंजाइम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एंजाइम। तो यहाँ पे जो पर्पस था वो क्या था? एंजाइम का, ठीक है, पर्पस क्या था? एंजाइम। किस चीज के लिए एंजाइम बनाना था? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, और सेंट्रियोल्स, ठीक है, क्या रेप्लिकेट कर जाता है? सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट कर जाता है भाई। क्लियर है? 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो एंजाइम बनाओ किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए बना, और सेंट्रियोल रेप्लिकेट करने के लिए बना। और एंजाइम बनाने के लिए क्या क्या बना? आरएनए, प्रोटीन और एटीपी। अब सेम सेंट्रियोल बनवाएगा स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर बनने के लिए क्या चाहिए? फिर से प्रोटीन चाहिए, तो फिर आरएनए बढ़ेगा, फिर प्रोटीन बढ़ेगा, फिर एंजाइम बढ़ेंगे, फिर क्या बढ़ेगी? एटीपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये सब चीजें होंगी सेम, पर यहाँ पे फर्क क्या हुआ? यहाँ पे एंजाइम बनेगा इन दोनों के रेप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे एंजाइम और प्रोटीन बनेगा स्पिंडल फाइबर के लिए, ठीक है। ये हो गया इंटरफेस खत्म। इस टाइम पे सेल अपने आप को रेडी कर रही होती है डिवीजन के लिए, और उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं एम फेज। तो एम फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना होता है? सबसे पहले कि 5% होता है टोटल सेल साइकिल का। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? इसको लिखना होता है, इसका नाम होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या नाम होता है? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो इसका नाम होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तो ये पॉइंट मिस नहीं करना है लिखते हुए। इसके बाद जो इसके फेजेस होते हैं वो आता है प्रोफेज। क्या आता है? फिर इसमें अगला आता है मेटाफेज, ठीक है, देन आता है एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज, ठीक है, एनाफेज, और लास्ट में आता है टेलोफेज। तो ये सेल साइकिल के 4 हिस्से होते हैं। जो यहाँ पे पहला हिस्सा होता है जिसका नाम प्रोफेज है, और जिसका नाम टेलोफेज है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर प्रो समझ में आ गया तो टेलो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेज समझते हैं। तो होता क्या है, जब क्रोमोसोम जब डिवीजन के टाइम ही बनते हैं, उससे पहले वो किस स्ट्रक्चर में रहते हैं? क्रोमैटिन में। किस में रहते हैं? क्रोमैटिन में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लग गए फ्रॉम क्रोमैटिन। तो क्रोमोसोम कंडेंस होने लग गए किसमें? किससे कंडेंस होने लग गए? क्रोमैटिन से। तो ये क्रोमोसोम कंडेंस हो गए वहां से क्रोमैटिन से। जब ये धागे जैसे रहते हैं तो क्रोमैटिन, और जब उलझ जाते हैं तो क्रोमोसोम। सेंट्रियोल्स क्या बना देंगे? स्पिंडल। सेंट्रियोल क्या बना देंगे? स्पिंडल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? गायब हो गई। अब यहाँ पे जरा पॉइंट पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, तो पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड था। कितना था? मतलब एक स्टैंड ऊपर थी, एक स्टैंड नीचे थी, आपस में बॉन्डिंग हो रखी थी। जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो एक स्टैंड ऊपर गई, एक स्टैंड नीचे गई, दोनों स्टैंड अलग हुई। ये दोनों स्टैंड क्या हुई? अलग हुई। और यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला कि इन स्टैंड्स ने आपस में क्या करा? बॉन्डिंग करी। आपस में क्या करी? बॉन्डिंग करी। मतलब नई स्टैंड आ गई ब्लू कलर की। तो यहाँ पे कितने स्टैंड हो गई? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम तुम बना रहे हो, इसके अंदर तुम्हें क्या दिखाने हैं? 4 धागे दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं? 4 धागे दिखाने हैं। वैसे कितने धागे होते हैं? 2। कितने धागे होते हैं? 2। क्लियर है भाई आशीष? ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम के अंदर धागे कितने होने चाहिए? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 और 3 और 4। इससे पहले अगर तुम देखोगे तो यहाँ क्रोमोसोम बनाऊं तो इस क्रोमोसोम में सिर्फ कितने डीएनए के धागे होंगे? 2। और एस फेज में आते इसके अंदर कितने धागे हो जाएंगे? 4। बताओ समझ में आया सबको? ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कितने धागे बनाए? 4 धागे बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, 2 धागे का मतलब 2n था। 2 धागे का मतलब कितना था? 2n। डीएनए रेप्लिकेट कर गया तो 4 धागे का मतलब कितना हो गया? 4n हो गया। मतलब यहाँ पे अब डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे पहले पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई, ठीक है।
स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, अपीयर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पिंडल अपीयर, एंड क्रोमोसोम स्प्रेड कर गए कहां पे, साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम स्प्रेड कर गए साइटोप्लाज्म में। चौथा पॉइंट क्या आएगा, क्रोमैटिन कंडेंस हुआ किसमें, क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन किसमें कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम में। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पिंडल अपीयर, क्रोमोसोम स्प्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड क्रोमैटिन कंडेंस हो गया किसमें, क्रोमोसोम में। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे इसमें लिखना भूल जाते हैं, क्या, कि जो ये स्पिंडल होता है ये जाके अटैच करता है काइनेटोकोर पे। कहां पे अटैच करता है, काइनेटोकोर पे। तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम का मोड होता है, इस मोड का नाम सेंट्रोमियर होता है। क्या नाम होता है, और इस सेंट्रोमियर की जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है काइनेटोकोर। तो स्पिंडल कहां जाके लगता है, काइनेटोकोर पे लगता है। क्लियर हो गया प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, इधर ध्यान दो आशीष। प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होगा भाई, मेटाफेज में ये जो स्पिंडल है से इक्वल फोर्स से खींचेंगे तो क्रोमोसोम कहां आके अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटर पे। तो ये क्या हो गए, इक्वेटर हो गए, ये क्या हो गए, इक्वेटर, और इसे पोल कहते हैं ऊपर नीचे वालों को। तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर है इन दोनों को बराबर फोर्स से खींच के, और बराबर फोर्स से खींच के कहां अरेंज कर देंगे, इक्वेटर पे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, क्रोमोसोम अरेंज हो गए एट इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम कहां अरेंज हो गए, एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट, इस प्लेट का नाम होता है इक्वेटोरियल प्लेट। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या पॉइंट लिखना होता है, दे आर क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इस स्टेज में वो कहां दिखते हैं, क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एनाफेज की। किसकी बात करते हैं, एनाफेज की। एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में से टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, इस चीज को जरा समझते हैं। देखो ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, और इस क्रोमोसोम के अंदर कितने धागे आएंगे, 4 धागे। कितने धागे हैं, 4 धागे। 4 धागे बनाए इसलिए मैंने बेंड कर दिया आगे से, 2 इधर चले गए, 2 इधर, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 4 धागे हो गए इसके अंदर। ये यहाँ पे जो इसका सेंटर वाला एरिया, इसका नाम सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम के सेंटर वाले एरिया का नाम क्या होता है, सेंट्रोमियर नाम होता है, ठीक है। और सेंट्रोमियर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है, काइनेटोकोर नाम होता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे इसको ऊपर से स्पिंडल खींच रहा है, नीचे से स्पिंडल खींच रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब जब सेपरेट हो रहे होंगे क्रोमोसोम तो क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान दो। हमें देखने को मिलेगा कि आधा क्रोमोसोम टूट के चला गया ऊपर, आधा क्रोमोसोम टूट के चला गया नीचे। आधा क्रोमोसोम टूट के चला गया ऊपर, आधा चला गया नीचे, ठीक है। ये ऊपर सेंट्रियोल खींच रहा है, सेंट्रियोल खींच रहा है, किसकी मदद से खींच रहा है, स्पिंडल की मदद से। किसकी मदद से खींच रहा है, आरुष, स्पिंडल की मदद से खींच रहा है। अब जब ये टूटा है बीच में से तो इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, फाइबर। इसके बीच में क्या देखने को मिलता है, फाइबर। और इन फाइबर का नाम होता है इंटरजोनल फाइबर। क्या नाम होता है, इंटरजोनल फाइबर। और ये जो छोटे छोटे फाइबर इनका नाम होता है एस्टल रेज। इनका नाम होता है एस्टल रेज। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े फाइबर है जिन्होंने इनको खींचा, इसका नाम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होता है। क्या नाम होता है, स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर होता है इनका नाम, ठीक है। तो ये 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं यहाँ पे। तीनों फाइबर क्लियर हो गए। अब यहाँ पे कौन स्प्लिट हुआ है, सेंट्रोमेयर। कौन स्प्लिट हुआ है, सेंट्रोमेयर। अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे, 2 धागे कहाँ चले गए, ऊपर। 2 धागे कहाँ चले गए, नीचे। 2 धागे ऊपर, 2 धागे ऊपर। ये बीच में से क्या हो गया, टूट गया। तो 2 धागे कहाँ चले गए, ऊपर, और 2 धागे कहाँ चले गए, नीचे। बताओ 2 धागे का मतलब कितना था, 2n। तो 2n चला गया ऊपर और 2n चला गया नीचे। इसे क्या कहते हैं, माइटोसिस। जितना पहले था क्रोमोसोम उतना ही बाद में रहा। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। तो 2n ऊपर, 2n नीचे। समझ में आ गई बात। अब अगली इसमें फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, इंटरजोनल फाइबर अपीयर होंगे, स्पिंडल अपीयर है, एस्टल रेज दिखेंगी दोनों तरफ, ठीक है, जिसे एम्फी एस्टल कंडीशन कहेंगे। लास्ट आता है टेलोफेज। टेलोफेज, यहाँ पानी तो आ रहा अभी भी है ना। फिर आता है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या होगा, टेलोफेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो एक क्रोमोसोम है पहले किसमें कंडेंस हुए थे, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में। तो अब ये दोबारा क्रोमोसोम किसमें कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमैटिन में, पहला पॉइंट, ठीक है। तो क्रोमोसोम बदल के दोबारा क्रोमैटिन के अंदर, ठीक है। स्पिंडल यहाँ पे अपीयर हुआ था, स्पिंडल क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, स्पिंडल डिसअपीयर हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था, काइनेटोकोर, ये वाली अटैचमेंट वाली बात तो लिखनी नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, स्पिंडल डिसअपीयर, सेंट्रियोल डिसअपीयर। सेंट्रियोल भी क्या हो गए, डिसअपीयर। अब यहाँ पे टेलोफेज के बाद ये दोनों सेल्स डिवाइड कर जाएंगे, इसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया, एक न्यूक्लियस नीचे चला गया, ये बन गए 2 डॉटर सेल्स। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस।
तो यहाँ पे जो एम फेज होता है उसके दो हिस्से होते हैं, ये जो चार होते हैं इन चार को तो न्यूक्लियस डिवीजन कहते हैं, और न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जो ये अलग से एक स्टेप हुआ है इसका नाम होता है साइटोकाइनेसिस। तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि एम फेज हमेशा दो हिस्सों में बटा हुआ, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो इसमें कि क्या क्या समझना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, मियोसिस समझते हैं। क्लियर है सबको क्या क्या हुआ? 2n का 2n कैसा रहा? कुछ और चीजें हैं छोटी छोटी, वो मैं बाद में करा दूंगा लास्ट में, पर फिलहाल अभी किस पे ध्यान देंगे? प्रोसेस पे। तो प्रोसेस का नाम है मियोसिस, तो हेडिंग डालेंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। तो मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या मतलब होता है मियोसिस का? रिडक्शनल डिवीजन नाम होता है। ठीक है, मियोसिस का नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और ये अकर होती है किसमें? अकर इन मियोसाइट, अकर इन मियोसाइट। ठीक है, व्हाट इज मियोसाइट? वो सेल जो मियोसिस में जाएगी। ठीक है, इट अकर इन मियोसाइट। तो मियोसाइट क्या होता है? मियोसाइट उस सेल को कहा जाता है जो कौन सी डिवीजन में जाएगी? मियोसिस में। ठीक है, सेल अंडरगो मियोसिस, सेल अंडरगो मियोसिस, जो सेल अंडरगो जाएगी कौन सी प्रोसेस में? मियोसिस में। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन में टेस्टिस की सेल है, और टेस्टिस की सेल मियोसिस में जाएगी तो क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। फीमेल्स में ओवा की सेल से मियोसिस में जाके क्या बनाएगी? सॉरी, ओवरी की सेल है, ओवरी की सेल क्या बनाएगी? ओवा बनाएगी। ठीक है, तो जो ओवरी की जो भी सेल होगी, जैसे ऊगोनिया नाम होता है अगर एक्यूरेट बोलूं, तो ओवा बनाएगी, तो ऊगोनिया क्या होगी? मियोसाइट हो गई। ह्यूमंस में मेल में स्पर्मेटोगोनिया होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या हो गई? मियोसाइट हो गई। पॉलन मदर सेल, प्लांट्स में पॉलन मदर सेल क्या हो गई? मियोसाइट, आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगी। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है जो मियोसाइट्स होते हैं। तो मियोसाइट जो भी सेल किस में जारी होगी? मियोसिस में। मतलब ये कैसी होती है मियोसाइट? डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। क्लियर होगी बात? एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि मियोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है और मियोसाइट किस सेल्स को कहा जाता है। अब मियोसिस जो होती है दो पार्ट्स में होती है। तो मियोसिस कितने हिस्से में होती है भाई? दो पार्ट्स में होती है। तो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मियोसिस के? तो एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस जो होती है वो दो हिस्सों में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा नाम लिखेंगे, मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, क्योंकि बच्चे ना जो एम वाला नाम होता है ना, इंटरफेज और एम फेज, उसको समझ लेते हैं ये। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 होती है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। तो एक सेल साइकिल के कौन कौन से दो हिस्से थे याद करो? एक इंटरफेज था और दूसरा कौन सा था? एम फेज था। ठीक है, इसके भी दो फेज होंगे, इसके भी दो फेज होंगे मियोसिस 2 के। एक होगा इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज नहीं होगा, इसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आता है एम फेज। क्लियर हो गया सबको? ठीक है भाई, अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में क्या लिखेंगे? सेम एज माइटोसिस। क्या लिखेंगे? सेम एज माइटोसिस। सेम एज माइटोसिस मतलब भाई इसके अंदर G1 होगा, इसके अंदर S होगा और इसके अंदर G2 होगा। तो G1 में जो चीजें हो रही थी वही यहाँ पे होंगी, जो S में हो रही थी वही चीज यहाँ पे होंगी। तो बस सैंपल के लिए, समझने के लिए यहाँ पे क्रोमोसोम बना दे रहा हूँ कि क्रोमोसोम में पहले दो धागे थे, S फेज में आने के बाद क्रोमोसोम में धागे हो गए 4। कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर होगी सब बच्चों को बात? ध्यान दो, अभी मैंने बोर्ड पे समझाई थी तीनों पार्ट्स, तो ये तीनों पार्ट्स हम दोबारा नहीं लिख रहे, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। एग्जाम में मत लिख सकते हो ऐसे कहीं लिखा हो सेम एज माइटोसिस बस। ठीक है, ये तो नोट्स बना रहे हो इसलिए लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें दोबारा वो चीज नहीं लिखनी, क्योंकि तुम्हें पता है पहले से कि इसमें क्या हो रहा होगा। क्लियर होगी बात भाई? तो यहाँ पे एस फेज में कौन डबल हो चुका है? डीएनए। डीएनए क्या हो चुका है? डबल, मतलब रेप्लिकेट हो चुका है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम एम फेज की। तो एम फेज में कौन कौन से 4 हिस्से थे नाम बताओ? प्रोफेज, टेलोफेज, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोफेज के कितने हिस्से हैं भाई? 4 हिस्से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला कौन सा होता है? पहला होता है, पहले प्रोफेज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मेटाफेज के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा कौन सा होता है इसका हिस्सा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस है इसका नाम लिखा जाता है कैरियोकाइनेसिस 1, और इस साइटोकाइनेसिस को लिखा जाता है साइटोकाइनेसिस 1। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मियोसिस 2 भी है। ठीक है, उसमें फिर 2 लिखना पड़ेगा। अब जो कैरियोकाइनेसिस है अभी इसमें बताया तुम सबने कि सर कैरियोकाइनेसिस के फर्दर हिस्से होते हैं जिनका नाम होता है प्रोफेज, जिसका नाम होता है मेटाफेज,
जिसका नाम होता है एनाफेज और जिसका नाम होता है टेलोफेज। ठीक है, अभी तुमने ये 4 फेज देखे थे, याद करो। अभी तुमने 4 फेज देखे थे, याद करो। तो इसको प्रोफेज की जगह क्या लिखेंगे? प्रोफेज 1। मेटाफेज की जगह लिखेंगे मेटाफेज 1। एनाफेज की जगह एनाफेज 1 और टेलोफेज की जगह क्या लिखेंगे? टेलोफेज 1। ठीक है भाई। अब इन चीजों पे जाने से पहले मैं तुम्हें अभी बोर्ड पे समझाया था मैंने, तो वही चीज दोबारा पूछूंगा। बताओ प्रोफेज में क्या हुआ था ऋषभ, क्या हुआ था प्रोफेज में? डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और स्पिंडल अपीयर। बहुत बढ़िया। प्लाज्म में क्रोमोसोम स्प्रेड हो गए और क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम, कंडेंस हो गए किसके अंदर? क्रोमोसोम में। ठीक है, प्रोफेज 1 सबको पता है, क्लियर है। थोड़ा सा फर्क है इसमें क्योंकि ये मियोसिस है। क्या फर्क है बता दूंगा। मेटाफेज क्या होता है बताओ? अरेंज एट इक्वेटर पे, बस यही सेम। हाँ, एंड क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, कोई बदलाव नहीं है, सेम एज इट इज। ठीक है। एनाफेज क्या होगा? क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। हाँ बस, वो तो ए था इसमें मेटाफेज में। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। यही हो रहा था। यहाँ पे कौन से फाइबर दिख रहे थे? इंटरजोनल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, एस्टल रेज। इसमें एस्टल दिखेगा, स्पिंडल दिखेगा, इंटरजोनल नहीं दिखेगा। क्यों? वो समझा दूंगा। टेलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, स्पिंडल डिसअपियर, क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू क्रोमैटिन। तो ये तीनों सेम है जो तुमने अभी तक पढ़ा है, एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। समझ में आ गया? साइटोकाइनेसिस में एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगी? 2 में। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होगा? बाकी चीजें सेम होगी। इसके अंदर G1 होगा, इसके अंदर G2 होगा, इसके अंदर क्या नहीं होगा? एस फेज नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन सा फेज अब्सेंट होता है? एस फेज अब्सेंट होता है। क्यों एस फेज अब्सेंट होता है? ऑलरेडी यहाँ डीएनए डबल हो चुका है। ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ पे डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है इस वाले इंटरफेज में। अब उसको और डबल करने के लिए दोबारा इंटरफेस चल जाएगा तो वो A10 हो जाएगा। A10 तो नहीं करना हमें, तो इसलिए हमें यहाँ पे एस फेज को क्या दिखाना होता है? अब्सेंट। एस फेज अब्सेंट है, इसलिए इसका नाम इंटरफेस की जगह क्या आएगा? इंटरकाइनेसिस है। बाकी सारी चीजें क्या है इसमें? सेम है। समझ में आ गई बात? मतलब यहाँ पे डीएनए डबल नहीं होगा क्योंकि वो पहले हो चुका, वहां पे हो चुका। ठीक है। अब बात करते हैं एम फेज। एम फेज बताओ भाई क्या क्या होगा निखिल? एम फेज में कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? बता क्यों नहीं पा रहे भाई निखिल? काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यही 2 हिस्से होते हैं ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस को लिखेंगे साइटोकाइनेसिस 2। क्लियर होगी बात भाई? बताओ अब कैरियोकाइनेसिस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रोफेज, आगे और टेलोफेज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेज 2, क्या लिखेंगे? मेटाफेज 2 और एनाफेज 2, टेलोफेज 2। बताओ जी दोबारा, प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल अपीयर और इनटू क्रोमोसोम, सेंट्रियोल अपीयर। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे ये तो है बिल्कुल एज इट इज सेम जो तुमने अभी पढ़ा है, कोई पॉइंट का डिफरेंस नहीं। ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा आशीष? क्रोमोसोम अरेंज एट एंड क्लियरली विजिबल अंडर, ये भी सेम है। एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे, इंटरजोनल फाइबर दिखेंगे, सेम एज इट इज। टेलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, स्पिंडल डिसअपियर, क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन, सेम। ठीक है। साइटोकाइनेसिस सेम। ठीक है भाई। तो इसका मतलब जो ये M2 होता है वो वैसा ही होता है जैसे माइटोसिस होती है, जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले माइटोसिस समझी। मतलब इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये जैसी आएगा M2 लिख देंगे, सेम एज माइटोसिस, खत्म। ठीक है। बस डिफरेंस क्या है इसमें? एस फेज क्या होता है? अब्सेंट होता है, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है। क्लियर है? एस फेज अब्सेंट। क्यों एस फेज अब्सेंट है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डीएनए डबल हो चुका है, दोबारा डबल क्यों करेंगे? ठीक है, ये लिख लो, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनाओ ये चार्ट, सुनाओ क्या क्या है मियोसिस में। नहीं, जैसे मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में वही G1S और G2 होता है जो बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है। एम फेज में क्या क्या होता है भाई? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 1 1 1 1। ठीक है। और साइटोकाइनेसिस 1। इसका इंटरकाइनेसिस में एस फेज अब्सेंट, बाकी चीजें सेम। इसके अंदर वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2 2 2
और साइटोकाइनेसिस 2, बस खत्म हो गए सारे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन पहले अपने माइंड में याद करो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोफेज 1। क्यों याद करेंगे डायरेक्ट? क्योंकि इंटरफेस क्या है, सेम है। इंटरफेस सेम है तो इंटरफेस स्टार्ट ही नहीं कर रहे। कोई डाउट है तो पूछ लो किसी बच्चे को। आ रहा है समझ में? जो नहीं आया तो उन्हें आ रहा है समझ में? सेल डिवीजन। अगर तुम्हें याद हो, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक है, क्रोमोसोम आधे ऊपर आधे नीचे, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यही हुआ था, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। फिर सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस, बस सेल डिवाइड। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज 1। नहीं नहीं, उसके बाद छोटे छोटे थोड़ी बहुत हेडिंग है, वो हो जाएगा उस। हाँ ठीक है, तो मैं ये अभी छोड़ दिया, बाकी इतना इधर का छोड़ रखा है, लिख लो उसे। प्रोफेज 1 समझाना है मुझे, ठीक है? इरेज ही कर देते हैं, ऊपर से समझाएंगे। चले भाई आगे बढ़े, ध्यान दो सारे बच्चे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है सर हम डायरेक्ट ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंटरफेस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? इंटरफेस क्या होता है? सेम होता है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ रहे। क्लियर होगी बात? मतलब वो वहीं पे खत्म हो गया, उसे अब नहीं पढ़ना दोबारा, ठीक है? एग्जाम में आ गया तो तुम्हें लिख देना है कि जी में आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज, एंजाइम सिंथेसिस इंक्रीज। जो पहले पढ़ा था वही एज इट इज टिप देना है, जो माइटोसिस में पढ़ा था। अब आते हैं प्रोफेज 1 में। अब इसमें थोड़ा फर्क है। तो प्रोफेज 1 जो है ये डिवाइड हो रखा है कई हिस्सों में। तो कई हिस्सों को याद रखने का तरीका होता है, लता जरा पानी दे दे। ठीक है, क्या याद रखने का तरीका है? लता जरा पानी दे दे। ठीक है, ये किसके हिस्से हैं? प्रोफेज 1 के। ये थोड़ा फर्क है इसके अंदर। जो लता होता है उसमें लता का मतलब होता है लैप्टोटीन, लैप्टोटीन। आशीष, लता का मतलब क्या है? जरा का मतलब आएगा जाइगोटीन, ठीक है? पी का मतलब है पशाइटीन, पशाइटीन, PACHYTEN, पशाइटीन, ठीक है? ठीक है, इसका नाम होता है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। इसका नाम होता है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तुम भी ऐसे फैला फैला के मत लिखना, तुम चाहो अगल बगल लिख लेना, बस मैंने ऐसी जानबूझ के फैला के लिख दिया ताकि डायग्राम आपस में मर्ज ना करें। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ लैप्टोटीन की। तो लैप्टोटीन में क्या होगा? तो लैप्टोटीन में देखो यहाँ पे, ये मैंने एक सेल बनाई, ठीक है भाई? इस सेल के अंदर मैंने क्या बनाए? इस सेल के अंदर मैंने बनाए क्रोमैटिन। क्या बनाए? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से पहले मैंने बनाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सबको पता रहना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं हुई है। लैप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या नहीं हुई है? डिसअपियर नहीं हुई है। तो लैप्टोटीन में क्या हुआ? जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में बदलना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है? उस में बदलना चाह, बदले नहीं है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू क्रोमोसोम, स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू क्रोमोसोम। और ये कहां पे अटैच है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। कहां अटैच है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जो क्रोमैटिन है, जो क्रोमैटिन है वो स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं कंडेंस होना, स्टार्ट हो गए हैं कंडेंस होना किसके अंदर? इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, हुए नहीं है पर क्या हो गए हैं? स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्टार्ट हो गए। तो स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी वजह से इनके ऊपर क्या दिख रहा है आशीष? बिडिड फॉर्मेशन। क्या दिख रहा है? बिडिड फॉर्मेशन। इनके ऊपर ये गोल गोल से बिडिड मोती जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो क्रोमैटिन स्टार्ट कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है क्रोमैटिन, ये किसके ऊपर अटैच है? क्रोमैटिन अटैच्ड एट, कहां पे अटैच्ड है? एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां पे अटैच है? एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच है। ठीक है भाई, अटैच्ड एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच गिव अ अपीयरेंस ऑफ, विच गिव अ अपीयरेंस ऑफ। तो ये गुलदस्ते जैसा अपीयरेंस दे रहे हैं। गुलदस्ते में इस तरीके से लाइन लाइन से बहुत सारे वो लगे होते हैं ना, तो ये क्या दे रहे हैं? विच गिव अ अपीयरेंस ऑफ, विच गिव अ अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस ऑफ बोके। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ
बोके, ठीक है, बुकेट होता है ना, बोकेट जो भी होता है गुलदस्ता, समझ में आ रही बात, विच गिव अपीयरेंस ऑफ बुके, ठीक है, विच गिव अपीयरेंस ऑफ बुके, तो ये बुके का अपीयरेंस दे रहा है, तो इसे कहते हैं बुकेट स्टेज, क्या कहते हैं, बुके स्टेज कहते हैं। तो लेप्टोटीन को हम बुके स्टेज भी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बुके स्टेज, ठीक है, इसे हम कहते हैं बुके स्टेज। क्लियर होगी बात, इसे बुके स्टेज क्यों कह रहे हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर नहीं हुई है, अभी होगी देखना, ठीक है। अब आते हैं जाइगोटीन में, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्यों है, क्योंकि भाई हम ये बोलते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे जब मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसकी वजह से बच्चे में कुछ बदलाव आता है, और उस बदलाव की वजह से एवोल्यूशन होता है, मतलब वेरिएशन जो आता है वो इस मियोसिस की वजह से ही हो पाता है कि हमारे अंदर हमारा दिमाग आगे चल के बढ़ने वाला है, कोई ऐसा करेक्टर है जो आगे चल के चेंज होने वाला है जिसकी वजह से हमारे अंदर एवोल्यूशन होगा। तो एवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरिएशन, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वेरिएशन कौन करवाता है, वो वेरिएशन मियोसिस करवाती है, कौन कराती है, माइटोसिस में कभी वेरिएशन नहीं होती, बैक्टीरिया में क्या चलती है, माइटोसिस, तो उनमें वेरिएशन नहीं आती है। समझ में आ गई बात आशीष, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेरिएशन कैसे होती है उस चीज को समझना है, इनमें ये जो 4 नाम 5 नाम लिखे हैं इसमें ही समझ में आएगा कि वो वेरिएशन कैसे आती है। तो जो जाइगोटीन होता है इसके अंदर क्या होगा, अब ये किस में बदल चुके होंगे, क्रोमोसोम में, तो ये यहाँ पे क्या आएगा भाई, सेल मेम्ब्रेन, क्या आएगा, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, 4 कायदे से 2 है, कितने हैं, 2, कैसे 2 है जरा समझो, यहाँ पे ये हो गए, हाँ पेयर, बहुत बढ़िया, ये होगा क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 पेयर, और ये हो गए क्रोमोसोम नंबर 2 के 2 पेयर, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया। क्लियर होगी बात, इसके अंदर कितने धागे हैं भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 धागे हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में पेयर कर लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, आपस में क्या कर जाएंगे चिपक जाएंगे। आपस में चिपकने का क्या लॉजिक है, इस चीज को जरा समझते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये जो क्रोमोसोम थे, ये पहला क्रोमोसोम और ये पहले क्रोमोसोम का दूसरा वाला हिस्सा, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर क्या आएगा, 1, कौन सा क्रोमोसोम है ये, क्रोमोसोम नंबर 1 है, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है सबको बात। ये क्रोमोसोम नंबर 1 के पहले वाले के अंदर धागे कितने हैं, 4, कितने धागे हैं, 4, एस फेज में हो गए थे ना, इसके अंदर भी कितने धागे हैं, 4, कितने धागे हैं, 4, क्लियर होगी बात भाई। अब ये जो है आपस में ये दोनों क्या कर चुके हैं, चिपक चुके हैं, आपस में दोनों क्या कर चुके हैं, चिपक चुके हैं, मतलब जो इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है वो खत्म कर दिया गया है, कुछ फाइबर्स ने इनको पकड़ लिया है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनका नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड कॉल्ड साइनेप्सिस, कॉल्ड साइनेप्सिस। तो यहाँ पे साइनेप्सिस हो गई, साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या चीज होती है इसको जरा समझाता हूँ। साइनेप्सिस का मतलब होता है ये आपस में कुछ फाइबर्स की मदद से क्या कर चुके हैं, चिपक चुके हैं, आपस में क्रोमोसोम कुछ फाइबर्स की मदद से चिपक चुके हैं। एक बार दोबारा ध्यान दो यहाँ पे निखिल, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पहला है ना निखिल, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का दूसरा, ठीक है, और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया गया है भाई, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, आपस में चिपका दिया गया है, ठीक है, कुछ फाइबर्स की मदद से। और ये यहाँ पे क्या आएंगे, इनका क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, 4 धागे, ये डीएनए के कितने धागे भाई, 4 धागे। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर होगी बात यहाँ पे, क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा आएगा, क्रोमोसोम नंबर 2, ये कौन सा आएगा, क्रोमोसोम नंबर 2, क्लियर होगी बात भाई। अब ये इनको चिपकाया किस लिए गया है, चिपकाया इसलिए गया है कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक ब्लैक कलर का कोई जीन है, और इस क्रोमोसोम नंबर 1 के दूसरे हिस्से पे कोई ब्लू कलर का जीन है। जीन मतलब किसी कैरेक्टर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक जीन आएगा, ठीक है, मान लो टॉलनेस के लिए आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सेम ब्लू कलर का एक क्या आएगा, जीन है, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक कलर का क्या आएगा, जीन है। सबको समझ में आ गई बात। अब जो इनका पर्पस है, पर्पस ये है कि इनको आपस में चिपकाया है, तो चिपकाया इसलिए है ताकि ये अपने इस ब्लू वाले को इसको दे सके कैरेक्टर को, और ब्लैक वाले को इसको दे सके, ब्लैक वाले को इसको दे सके, ब्लू वाले को इसको दे सके। तो जब 2 क्रोमोसोम आपस में अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज करते हैं, आपस में अपने कैरेक्टर को एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, बताओ भाई, इंग्लिश में बताओ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या मतलब होता है इसका, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है।
अरे वो देखने में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा आगे समझो। अब जो यहाँ पे क्रोमोसोम के दो हिस्से हैं, तो ये क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला हिस्सा, इसका नाम होता है क्रोमैटिड। क्या नाम होता है? क्रोमैटिड, ठीक है। ये जो जीरो सा बना हुआ है ना, इस तरीके से देखो, ये ऐसे, ये क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड हो गया, ये क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड हो गया। तो क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हो गए? दो। कितने क्रोमैटिड हो गए? दो क्रोमैटिड हो गए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्रोमैटिड है, ये भी क्या आएगा? क्रोमैटिड है। ये भी क्या है? क्रोमैटिड है। ये भी क्या है? क्रोमैटिड है। और ये चारों क्रोमैटिड किसके हैं? क्रोमोसोम 1 के। किसके आएंगे? क्रोमोसोम 1 के। तो इन चारों को एक साथ क्या कहेंगे? इन चारों को एक साथ कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड को हम डायड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायड भी कहते हैं। अब बताओ, ये वाला सिस्टर, ये दोनों सिस्टर है आपस में, है ना? तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? नॉन सिस्टर। कैसे हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? क्योंकि वो दूसरे क्रोमोसोम के हैं और ये दूसरे क्रोमोसोम के हैं, तो आपस में कैसे हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ऊपर वाला क्या हो गया? सिस्टर, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम नंबर 1 के हैं। ये भी डायड क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 के। डायड किसी का नाम है, सिस्टर क्रोमैटिड का दूसरा नाम क्या होता है? डायड होता है। और ये दोनों, ये क्रोमैटिड 2 का है और ये क्रोमैटिड क्रोमोसोम नंबर 1 का है, तो दोनों आपस में कैसे हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो अगली पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे पेयरिंग ऑफ, पेयरिंग ऑफ, पेयरिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। पेयरिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे किसकी पेयरिंग हो रही है? सिस्टर क्रोमैटिड की। किसकी पेयरिंग हो रही है? सिस्टर क्रोमैटिड की। क्लियर होगी बात? अभी जो सिस्टर क्रोमैटिड है, इन्हें क्या, ये एक ही क्रोमोसोम के हैं, दोनों किसके हैं? एक ही के। एक मेल मेल को पसंद करता है, फीमेल फीमेल को पसंद करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? होमो। क्या कहते हैं? होमो कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम आपस में कैसे हो गए? होमोलोगस। कैसे हो गए? होमोलोगस। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखना होता है? पेयरिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम, या होमोलोगस क्रोमोसोम। वर्ड समझ में आ रहा है? देखो, वर्ड समझाने के लिए मुझे वो वर्ड यूज करना पड़ा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यहाँ पे पेयरिंग किसके बीच में हो रही है? सेम क्रोमोसोम के बीच में हो रही है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड कॉल्ड साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड आपस में पेयर कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, बस वर्ड्स तुम्हें नए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर होगी बात भाई आशीष? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेज पे? पशाइटिन। कौन सी स्टेज की बात करेंगे? पशाइटिन की। तो पशाइटिन के अंदर क्या होगा? आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं इरेज करके। पशाइटिन के अंदर क्या होगा? पशाइटिन के अंदर जो इनका पर्पस था, ये आपस में पेयर किस लिए हुए थे? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए हुए थे? एक्सचेंज। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात भाई? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा आएगा भाई? 1। ये कौन सा आएगा? क्रोमोसोम नंबर 1। ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1। ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? ठीक है। आपस में इनके बीच में क्या हो रखी है? आपस में इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो रखा है। क्या हो रखा है? या पेयरिंग हो रखी है। अब यहाँ पे इस वाले पे कौन सा कैरेक्टर था? ब्लैक वाला। कौन सा था? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाले की जगह यहाँ कौन सा कैरेक्टर आ गया? ब्लू। यहाँ पे ऊपर वाले पे कौन सा, नीचे वाले पे कौन सा था? ब्लैक वाला। अब कौन सा आ गया? ब्लू। मतलब इस वाले का ब्लू वाला इधर आ गया और इस वाले का ब्लू वाला, ब्लैक वाला उधर चला गया। मतलब कैरेक्टर आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज। कैरेक्टर आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। ब्लू वाला इधर आ गया, ब्लैक वाला इधर चला गया, ब्लू वाला इधर आ गया, ब्लैक वाला उधर चला गया। ठीक है भाई? तो यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट को, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे अब लिख रहे हैं हम, इसमें देखने को हमें क्या मिला। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, जैसे बगल में बनाया है। तो यहाँ पे डायग्राम में ये हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स थे, इन क्रोमोसोम्स ने आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। इन क्रोमोसोम ने आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। ये इनके बीच में जो फाइबर थे, इनका नाम था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये अभी के अभी तक ऐसा का वैसा ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो ये ब्लैक कलर का कैरेक्टर था वो चला गया इधर, जो ब्लैक कलर का कैरेक्टर था वो चला गया इधर, और जो ब्लू कलर का कैरेक्टर था वो आ गया इधर। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इनके बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई? यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चियाज़मा या चियाज़मेटा फॉर्मेशन। चियाज़मेटा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे चियाज़मेटा फॉर्मेशन हुआ बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम, बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम, बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम, बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, मटेरियल हुआ बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस
लोगस क्रोमोसोम। तो तुमसे ये पूछा जाता है मियोसिस में ऐसा कौन सी स्टेज होती है जहां पे जो इंसानों में वेरिएशन लेके आती है या एवोल्यूशन लेके आती है, वो कौन सी स्टेज होती है? पशाइटिन, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो इसकी वजह से बदलाव आता है, ठीक है, इसी की वजह से बदलाव आता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एंजाइम का नाम देखो ना, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या करवा रहा है? रिकॉम्बिनेशन करवा रहा है। क्या करा रहा है आशीष? रिकॉम्बिनेशन। क्लियर होगी बात विवान, है ना? तो रिकॉम्बिनेज क्या करवा रहा है? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो इसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर तुम्हें समझ में आ गया होगा, करेक्टर उधर से इधर जा रहा है इसलिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? जो ये जिस पर्पस के लिए आपस में पेयर हुए थे वो पर्पस पूरा हो गया, ठीक है। तो ये जिस पर्पस के लिए पेयर हुए थे ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, वो पर्पस क्या हो गया? पूरा हो गया। वो पर्पस क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक है। ये मैं बाहर क्यों बना रहा हूँ? बाहर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें छोटे से में दिखा नहीं सकता, डायग्राम में छोटे से में दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर अलग से बनाया, ठीक है। एग्जाम में तुम भी ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो आशीष जैसे बड़े बड़े डायग्राम बना देना, सब दिखा पाओगे एक पेज पे एक, है ना भाई? हाँ, आगे बढ़े। तो इसके बाद इसमें क्या क्या हो गया? लेप्टोटीन जाइगोटीन हो गया और पशाइटिन हो गया। अब डिप्लोटीन आएगा और उसके बाद क्या आएगा? डाइकाइनेसिस आएगा, ठीक है। बस डाइकाइनेसिस के बाद जो तुम लिखते आ रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पिंडल अपीयर, ठीक है, और क्रोमोसोम स्प्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। देखते रहो, अभी तुम्हें दिख जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो जो तुम चीजें अभी बोल नहीं रहे थे पहले, सेम। हाँ हाँ, कोशिश तो पूरी हो जाएगा। लिख लिया यहाँ तक? 15 मिनट, 16 मिनट, 16, ठीक है। इरेज कर दें? लिख लिया सबने? नहीं लिखा अभी? लिखो लिखो। अच्छा, पशाइटिन रहने दो, लेप्टोटीन हटा दूं? चलो लेप्टोटीन हटा रहा हूं। लेप्टोटीन में समझ में आया ना क्या हुआ? बूके स्टेज जो कह रहे हैं हम कि उसमें क्रोमोसोम जो है बनने स्टार्ट हुए हैं। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ? आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग किसके लिए कर रहे हैं? ताकि एक्सचेंज कर सकें जेनेटिक मटेरियल, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दो, सब कुछ हो चुका, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका। तो ये 3 पॉइंट थे जो दुनिया से अलग थे, ठीक है, जो पहले नहीं पढ़े। अब हम क्या समझ रहे हैं भाई यहाँ पे? अब हम समझेंगे डिप्लोटीन। क्या समझेंगे? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज समझेंगे। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? जरा ध्यान दो, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू कलर का कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे ब्लू कलर का कैरेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर का कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे ब्लैक कलर का कैरेक्टर आ गया, ठीक है। बैठ जाओ अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे ब्लैक कलर का कैरेक्टर आ गया। तो डिप्लोटीन स्टेज के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे लिखेंगे डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक हो चुका। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। क्रोमोसोम क्रोमैटिन सेपरेट हो गए, क्रोमैटिन सेपरेट हो गए। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट कि वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया। अब क्या होगा भाई अगली स्टेज में, जिसका नाम होगा डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस बिल्कुल सारी चीजें सेम, डाइकाइनेसिस। तो बताओ भाई प्रोफेज में क्या क्या होता था, एक बार बताना। हाँ, क्रोमोसोम स्प्रेड इनसाइड। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बोलते रहो। ये लग गए स्पिंडल, ये लग गए स्पिंडल, ठीक है भाई। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब भी है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी स्टेज में जाके गायब हुई? डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। पहला पॉइंट हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, स्पिंडल फाइबर अपीयर, स्पिंडल फाइबर अपीयर हो गए। कहां पे जाके अटैच कर गए? अटैच एट काइनेटोकोर। कहां पे अटैच हो गए?
काइनेटोकोर पे अटैच हो गए, ठीक है भाई। देन इसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, बताओ और कोई पॉइंट जो इसमें रह रहा हो। स्प्रेड हो गए, क्रोमोसोम स्प्रेड हो गए कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रोमोसोम स्प्रेड स्प्रेड हो गए, कहाँ पे स्प्रेड हो गए, इनटू साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम स्प्रेड हो गए कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। बताओ समझ में आया, यस और नो। तो तुम्हें जो बस अलग से 4 याद करना है, वो क्या याद करना है, वो कि बुके स्टेज हुई, आपस में चिपके, फिर उसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, ये 3 चीजें जो हैं, फिर वो जो आपस में चिपके हुए थे वो अलग हो गए। तो ये जो 4 चीजें हैं ये तुम्हें अलग से याद करनी है, बाकी सब क्या आएगा, अब सेम चलेगा, बाकी सब सेम चलेगा। तो प्रोफेज खत्म हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा, मेटाफेज। क्या आएगा, मेटाफेज। तो प्रोफेज के बाद मैं यहां लिख रहा हूं मेटाफेज 1, क्या लिख रहा हूं, मेटाफेज 1। तो बताओ मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर, ठीक है, एंड क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहां पे लिखेंगे क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, ठीक है, अरेंज्ड एट इक्वेटर, बस इतना ही लिखेंगे, क्लियरली विजिबल हम लिख चुके हैं माइटोसिस में, ठीक है। क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटर, क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफेज के बाद आरुष कौन सा था, प्रोफेज तो हो चुका भाई, प्रोफेज हो चुका, मेटाफेज हो चुका, बी। अब आएगा सी, एनाफेज में, एनाफेज। तो एनाफेज भी सेम आएगा भाई, एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे इनका सेंट्रियोल टूटा नहीं है, वो सेंट्रोमियर टूटा नहीं है, यहाँ पे इनका सेंट्रोमियर क्या नहीं करा है, टूटा नहीं है, बस ये अलग हो गए हैं। जो आपस में दो जोड़ा था, जोड़ा अलग हो गया, जोड़ा क्या हो गया, अलग। जोड़े को क्या कह रहे थे, 2n कह रहे थे, जोड़े को क्या कह रहे थे, 2n कह रहे थे। अब 2n क्यों कह रहे थे, क्योंकि जोड़े में थे। अब n ऊपर चला गया और n कहां चला गया भाई, नीचे चला गया, यस और नो, ध्यान दो। n ऊपर चला गया और n नीचे चला गया, सेंट्रोमेयर तो स्प्लिट हुआ नहीं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट कम 4n, देखो उसके अंदर डीएनए कंटेंट 4n है। क्रोमोसोम तो पेयर में आएंगे तो डिप्लॉइड, और सिंगल सिंगल हो गए तो हैप्लॉइड, ठीक है। अब वो जो पेयर में उनके अंदर 4 धागे वो तो अभी होंगे आगे चल के सेपरेट, वो बताता हूँ कब। फिलहाल इस पे ध्यान दो कि आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे नीचे, 23 ऊपर 23 नीचे, n ऊपर n नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मियोसिस का एक कायदे से होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, वही चीज हुई यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, आधे हो गए। एनाफेज के बाद कौन सा आता है बताओ, टेलोफेज आता है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, एनाफेज में क्या क्या हुआ। तो एनाफेज में लिखेंगे क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम सेपरेटेड हो गए। इंटरजोनल फाइबर नहीं दिखे, ठीक है, तो इंटरजोनल फाइबर अब्सेंट थे। क्यों अब्सेंट थे इंटरजोनल फाइबर, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर टूटा ही नहीं है, सेंट्रोमेयर यहाँ पे टूटा ही नहीं है। सेंट्रोमेयर कब टूटता है, जब वो सिंगल क्रोमोसोम को बीच में से तोड़ रहा होता है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था पीछे, जब सिंगल क्रोमोसोम बीच में से टूट रहा था। यहाँ पे क्रोमोसोम 2 हैं, अलग अलग हैं, ये टूट नहीं रहे, बस उसमें जोड़ा अलग हो गया इनका, ठीक है। यहाँ पे इंटरजोनल अब्सेंट, इंटरजोनल फाइबर अब्सेंट, ठीक है, तो इंटरजोनल फाइबर अब्सेंट होंगे, ठीक है। और एस्टल रेज दिखेंगी यहाँ पे, एस्टल रेज दिखेंगी, एस्टल रेज ये रही यहाँ पे, ये एस्टल रेज होती हैं, ठीक है, एस्टल रेज प्रेजेंट होंगी। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट कौन सा आएगा, टेलोफेज। तो टेलोफेज दिखाने के लिए मैं पशाइटिन इरेज कर रहा हूँ, होप सो सबका पशाइटिन हो गया होगा। किसी बच्चे का रह तो नहीं गया पशाइटिन, पशाइटिन किसी बच्चे का रह तो नहीं गया। तो नेक्स्ट आते हैं, एनाफेज के बाद कौन सा आता है, टेलोफेज। ए बी सी और लास्ट कौन सा आएगा, डी, जिसका नाम है टेलोफेज। टेलोफेज, तो टेलोफेज को लिखेंगे टेलोफेज 1। तो टेलोफेज 1 में जरा ध्यान दो क्या क्या होगा, पॉइंट बताओ। क्रोमोसोम बदल जाएंगे क्रोमैटिन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। तो पॉइंट लिखो इसमें क्या क्या होगा भाई, क्रोमोसोम बदल जाएंगे, क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डी कंडेंस हो जाएंगे, किसके अंदर, डी कंडेंस हो जाएंगे, डी कंडेंस हो जाएंगे इनटू क्रोमैटिन, इनटू क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम होता है तो कंडेंस कहते हैं, और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन कहते हैं तो डी कंडेंस कहते हैं, ठीक है। स्पिंडल डिसअपीयर हो जाएंगे, स्पिंडल क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और सेंट्रियोल डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रीअपियर आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, दोबारा दिखने लग जाएगी। तो ये हो गए यहाँ पे 4 पॉइंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, स्पिंडल डिसअपियर, सेंट्रियोल डिसअपियर, और क्रोमोसोम किसमें बदल गए, क्रोमैटिन में। गैस करो इससे अगला क्या होगा भाई, गैस करो इससे अगला क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है, साइटोकाइनेसिस 1। तो सेल डिवाइड हो जाएगी, और जब सेल डिवाइड होगी तो क्या देखने को मिलेगा, ऊपर एक सेल, नीचे एक सेल। इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, 2, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम, 2। ये हो गई हैप्लॉइड और ये हो गई हैप्लॉइड। तुम्हें ये समझ में आया कि मियोसिस 1 एक ऐसा पार्ट होता है मियोसिस का जिसके अंदर क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ये पूछा जाता है एग्जाम में कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मतलब एक 2n n में कब बदल जाता है मियोसिस में, M1 में। किसमें बदल जाता है, M1। M2 में सब सेम रहेगा जो माइटोसिस में हुआ था, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर कायदे से हो चुका है यहाँ खत्म, ठीक है। जो M2 है तुम्हारी, उसमें क्या लिखना होता है, सेम एज माइटोसिस। तो उसको और लिख देते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, डाइकाइनेसिस को, डिप्लोटीन को। तो अब आएगा हमारा M2, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या लिखोगे, मियोसिस 2 में लिखोगे इंटरकाइनेसिस। क्या लिखोगे, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या लिखोगे, एस फेज एब्सेंट। क्या लिखोगे, बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या आएगा यहाँ पे, एम फेज। क्या आएगा, एम फेज आएगा। एम फेज में कितने हिस्से हैं इसके बताओ, 2। कौन कौन से बताना, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। क्लियर है बात, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सा है सिस बताओ, हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। साइटोकाइनेसिस 2। प्रोफेज में क्या क्या होगा बताओ, सेम बताओ क्या क्या होगा, मेम्ब्रेन डिसअपियर और अपीयर, क्रोमोसोम स्प्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, है ना, क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अरेंज एट। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल मतलब क्रोमोसोम आपस में तोड़ देगा, उसे बीच में से क्या कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ पे रियल में टूटेगा जैसे पहले माइटोसिस में हो रहा था। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, डिसअपियर, क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल जाएगा, है ना। और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स बन जाएंगे। ये हो गया होमवर्क, खत्म हो गया, ठीक है भाई। यही ये लिख के लाना इसके स्टेजेस। नहीं है, टेस्ट नहीं है। मैंने बोला था ना छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं 10-20 मिनट के।